जो है हालांकि इसमें से बहुत कम निकलता है, लेकिन उसमें रहना और तैयार होना, प्रोफेशनल रहना, पूरा पढ़ाई के साथ स्टडी के साथ में वहां हाजिर होना और पूंजी की प्रतिनिधि है, पूरा आइडियोलॉजिकल जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसके साथ है। परसों बड़ा केस था सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे डाइंग का केस। बॉम्बे डाइंग का केस में फाइट करने के बाद, मिल बंद होने के बाद, मिल मालिक ने पूरा जमीन अपने कब्जे में रखने का कोशिश की। मिल तो बंद, जमीन तो सरकार की है, पूरा जमीन वापस देना चाहिए, लेकिन हम लोग फर्स्ट राउंड में हार गया। तो 3 हिस्सा में से एक हिस्सा मिल मालिक के पास रहेगा, एक हिस्सा जाएगा सरकार को, ये मैदान, ये गार्डन बनाने के लिए, और एक हिस्सा जाएगा कामगार का घर बनाने के लिए। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग हार गए, तो एक हिस्सा तो देना पड़ा मिल मालिक को, लेकिन देने के बाद उसने हमारा हिस्सा नहीं दिया, सरकार का हिस्सा नहीं दिया, यूनियन को हिस्सा नहीं दिया। तो ये केस परसों था और उसने ये आर्ग्यूमेंट किया, ये लीगल आर्ग्यूमेंट, वो लीगल आर्ग्यूमेंट। मैंने ये कहा, ये जज साहब आप प्लीज कामगार वर्ग की आंखों के थ्रू से इस केस को देखना। मैंने कोई सेक्शन नहीं देखा, कामगारों के आंखों के थ्रू से इस केस को देखना। उसका हिस्सा में उसने 60 फ्लोर का मकान बनाया, 60, जो बॉम्बे में दूर से अगर आप देखोगे उस मकान, तो आप देखोगे हर फ्लैट बेच दिया, उसमें सब लोग आगे रह गए 7 साल पहले। और 7 साल से कामगारों को अपोजिंग जो है, पिछले 7 साल से उसको ये रोक के रखा। प्लीज सी द केस थ्रू द आइज ऑफ द वर्किंग क्लास। अल्टीमेटली जज साहब ने कहा कि अली नरीमन साहब, आपका आर्ग्यूमेंट लॉ में अच्छा है, लेकिन ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर। दीज आर वेरी हार्ड फैक्ट्स, ऑन फैक्ट्स वी विल नॉट इंटरफियर। लॉ का पॉइंट हम लोग बाद में देख लेगा, आज हम लोग आपका केस डिसमिस करेगा और आप जमीन दे दो तो जमीन मिल जाए। कुछ और जो मेन केसेस है सुप्रीम कोर्ट में संक्षिप्त में बताऊंगा। बहुत लेट हो गया ना, कितना समय? ठीक है, 10-15 मिनट फिर खत्म करूंगा मैं। कुछ केसेस मैं बताऊंगा आपको कि अगर ठीक से कौन सा ये नहीं वो मिल बंद, स्वदेशी मिल का स्ट्रगल में मैं आया था उसके बाद, लेकिन बहुत सालों से मैं नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में करीब 300-400 वकील है जो गरीबों के लिए फाइट कर रहे हैं, जैसे दलित, नीलम जैसे, विष्णु जी, आप लोग, शोएब साहब, सब। ये 300-400 वकील अगर समझो हम लोग साथ में अगर काम कर सकते और थोड़ा यूनिटी बनाएंगे तो ये वकीलों के, मुझे लगता है कि हमारा यूपी जुडिशरी में थोड़ा उसका मन में आ जाए कि ये लोग संगठित है और गरीबों की तरफ से ईमानदारी से फाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट पर काफी असर पड़ सकता है। तो ये कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा लीगल एड सेंटर हो, और लखनऊ, कानपुर जैसा मेन, इलाहाबाद जैसे मेन शहर में एक छोटा सा ऑफिस भी हो, जहाँ से वर्कर, मतलब हमारे वकील लोग प्रोफेशनली काम कर सकेगा, लाइब्रेरी बनाएगा, थोड़ा ट्रेनिंग होगा, रिटायर्ड जजेस को इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि हमारा मूवमेंट में समझो कई जगह जाना है जहाँ पे ये फेक एनकाउंटर हो गया, उस एरिया में रिटायर्ड जज को लेना, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को लेना, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को लेना। इस तरह से हमारे जो नेटवर्क है थोड़ा मजबूत है। 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है। दलित के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। इम्पोर्टेंट केस था मेरे स्कूल वाला केस, और इससे मैं बताना चाहूंगा कि अगर टाइमली इंटरवेंशन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, काफी मतलब सिस्टम बदल सकता है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ नहीं बल्कि पूरा देश में एट्रोसिटी होने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी केस आज तक सुप्रीम कोर्ट में सक्सेस नहीं हुआ। कोई भी केस एट्रोसिटी होगा, एट्रोसिटी होने के बाद एफआईआर नहीं लिखेगा,
एफआईआर लिखने का कोशिश अगर करेगा तो ऑटोमेटिकली काउंटर अटैक होगा, काउंटर केसेस होगा दलितों के, फिर कॉम्प्रोमाइज होगा, विद्रोह होगा। पूरा देश में कन्विक्शन रेट 1% है, पूरा देश में कन्विक्शन रेट 1% है। मिर्चपुर में एट्रोसिटी हुआ, 16 लोग मारे गए, एक विकलांग बच्ची को जिंदा जलाया, उसका पिताजी के साथ जिंदा जलाया। वो केस था हरियाणा में जिसमें दबंग लोग बहुत मजबूत है। सबसे पहले डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, ट्रांसफर किया हरियाणा से दिल्ली फर्स्ट। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चेंज किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा दबंग जात के होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर चेंज किया। अपना मतलब कुछ अच्छा था, जिसका विचारधारा अच्छा था दलित समुदाय के बारे। और तीसरा, ऐसा एक जज के सामने गया दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो एकदम स्ट्रांग और ईमानदार जज। एक साल के अंदर 85 विटनेसेस, एक साल के अंदर केस खत्म, 15 लोगों को सजा मिली एक साल के अंदर। ये मिर्चपुर का फेमस केस है, जो अभी मुझे लगता है एक ऐसा मॉडल केस है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके ये HRLN का एक आश्वासन है। इंडिविजुअल केसेस करते करते, नीलम आपके भी बहुत सारे केसेस, एसिड अटैक के केसेस है, इंडिविजुअल केसेस करते करते अगर आप कोई कुछ पॉइंट मिलता है जो अहम पॉइंट है, बहुत सारी सक्सेस मिलती है। नहीं सक्सेस मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जहाँ फंस जाता है, पूरी तरह से फंस जाता है, बार फंस जाता है। ये एसिड अटैक के केसेस में क्या है, कानून बहुत ही अस्पष्ट है। संभव है कि एसिड अटैक केस में कि सरकार से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का कॉम्पनसेशन। अभी क्या है, 2 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, मुश्किल से 3 लाख मिलेगा। क्यों? सरकार का जिम्मेदारी है एसिड अटैक विक्टिम को के ऊपर कोई आक्रमण, कोई विक्टिम, कोई महिला के ऊपर जी जो करेक्ट, जो प्लास्टिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी करने का, डू प्लास्टिक सर्जरी एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। मैंने देखा वो इंटरव्यू, मैंने देखा ये CNN IBN में NDTV में इंटरव्यू थी ना एक, अभी कुछ दिन पहले बंगाल वो परेशान थी कि आई वांट टू डाई, आई वांट टू डाई। व्हाई? प्लास्टिक सर्जरी 5 lakhs पर प्लास्टिक सर्जरी। सपोज यू हैव टू डू 6 प्लास्टिक सर्जरीज, 6 बार करो, 30 lakhs हो, सरकार पेमेंट करे। वी मस्ट गो टू हाई कोर्ट। व्हाट आई एम सेइंग इज, ट्राई करो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, नो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्किंग क्लास पीपल, Marxists, working class people, socialists. You take it. Plastic surgery free of cost by the state. Compensation 50 lakhs. Why 5 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs? Take 50 lakhs. You have spoiled her whole life. You have destroyed her beautiful face. You have made her, something else. You pay 50 lakhs. You pay 1 crore. What is 50 lakhs? You pay 1 crore to the woman. You give her house, give her employment, give her 1 crore, and you do plastic surgery. You understand, Neelam? तो अपने स्टैंडर्ड्स पर, डोंट बी डिपेंडेंट कि ये पुराना स्टैंडर्ड जो है ये बेकार स्टैंडर्ड है। हमारा जो ड्रीम है, सपना है, नया जमाना का जो सपना है हमारा, कि न्याय का मतलब क्या है, ये पूंजीपति स्टैंडर्ड नहीं, पुराना जुडिशियल स्टैंडर्ड नहीं, कि हम सपना देखो कि हमारा सपना के हिसाब से ये होना चाहिए और उस हिसाब से ट्राई करना, बार ट्राई करना, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, बार ट्राई करना। और इस तरह का ग्रुप साथ में लाए जिसका आत्मविश्वास है, जिसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, इस तरह का काम करना। एक केस करना, उसके बाद एक केस करना, उसके बाद एक केस करना, ये नहीं, ये सिर्फ नहीं, बल्कि प्लानिंग करके कुछ केसेस हाई कोर्ट में लेना, कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में चुन के लेना। और ये अगर होगा उत्तर प्रदेश में, HRLN से ये आश्वासन मैं दे सकता हूं कि हाई कोर्ट का पूरा खर्चा हमारा, सुप्रीम कोर्ट का पूरा खर्चा हमारा, क्योंकि खर्चा से ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन है काम का। वो काम का कंट्रीब्यूशन जो है हमारा खर्चा से 100 गुना ज्यादा। जैसे शोएब साहब अगर कोई केस करेगा हाई कोर्ट में, तो उसका खर्चा, उसका जो पैसा का तुलना अगर करें, वो हमारा खर्चा से बहुत।
बहुत बहुत ज्यादा। आप काम करोगे, आप पूरा तैयारी करोगे, ये पिटिशन करोगे, आप आर्ग्यूमेंट करोगे, काफी बहुत, लेकिन पूरा खर्चा जो है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, ये खर्चा हमारा। हाई कोर्ट का जजेस के मन में ये है, मैंने देखा कि गरीब व्यक्ति अगर है तो इसका हिम्मत नहीं होगा और पैसा उसके पास नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट तक जाना। अभी इसको थोड़ा तोड़ना है हमें। हम लोग सिखाएगा लोगों को कि देखो ये गरीब महिला सुप्रीम कोर्ट तक गया और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर उसने खारिज कर दिया। करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई हाई कोर्ट में देखा कि गरीब का केस में जितना महत्व देना चाहिए जज नहीं देता, क्योंकि समझता है कि इधर ये आखिरी स्टेज है, हमारा ऑर्डर होने के बाद इनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट तक। अब हम लेंगे केसेस। उत्तर प्रदेश में एक साल में मेरे ख्याल से 10-15 केसेस सुप्रीम कोर्ट तक लेना चाहिए। 10-15 केसेस में से 5 केस में अगर जीत होगी तो बहुत असर पड़ेगा, यहाँ बहुत असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश। साथियों, बहुत टाइम लिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल उत्तर प्रदेश कल बहुत जरूरी इसलिए भी है कि कल यूपी इकाई का गठन किया जाना है और आज बहुत सारे हमारे जो साथी लोग इलाहाबाद में फंसे हुए हैं, वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, वो लोग भी आ जाएंगे और बाकी लोग भी आ जाएंगे। इतवार का दिन है, शहीद तकबीर जैसे लोग भी रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल रहें ताकि ये HRLM की जो यूपी की एक्टिविटीज है इनको एक सही स्वरूप दिया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इस आशा के साथ कि कल जरूर यहाँ जैसा कॉलिंग भाई ने कहा है उसका आश्वासन है, उसके मुताबिक हम चीजों को आगे ले जाएंगे। जमील भाई आज जिस तरीके से कल बातचीत हो रही थी तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आज का जो सेशन है शुरुआत वाला, इसमें और जो बाकी सामाजिक गतिविधियां हैं तो वो आवे और यहाँ पर आसन ग्रहण करें। मैं इलाहाबाद से आए हुए एडवोकेट के रॉय साहब जो PIL के माध्यम से और अदरवाइज भी सामाजिक संघर्षों के मुद्दों में जिसका कोई सानी नहीं है, स्वयं अपने छात्र जीवन से लेकर आज तक संघर्ष की एक जीती जाती मिसाल है। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि वो भी आसन ग्रहण करें। हमारे सुमन साहब एडवोकेट हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी इधर आकर के आसन ग्रहण करें। कल वो आए और सिर्फ हम लोगों की सुनते रहे, उन्होंने अपनी कोई बात नहीं रखी। मेरा अनुरोध है कि वो आज अपनी बात हम सब लोगों के बीच में कहें। हमारे बीच जमाल साहब हैं, मैं जमाल साहब को भी जो है निवेदन करूंगा कि वो भी आवे और उनके जो तजुर्बे रहे हैं न्यायालय में और न्यायालय के बाहर उनको लोगों के साथ शेयर करें। एक हमारे बीच एक और कार्यकर्ता साथी हैं राकेश पांडे जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी एक अरसे से, बल्कि यूं कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से उनके साथ संघर्ष का नाता रहा है और अब वो सामाजिक कार्यों में भी सरोकार रखते हैं, तो वो भी अपनी बात लोगों के बीच में रखते हैं।
इसके साथ ही मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे बीच में HRLN के उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के ही क्यों पूरे देश के प्रमुख कहना चाहिए, के राय साहब मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले के राय साहब से ये अनुरोध करूंगा कि वो आप सभी लोगों को HRLN की आवश्यकता और संघर्ष जो आज हर सामाजिक क्षेत्र में कुंद पड़ती जा रही है, उस धार को कैसे तेज किया जा सकता है, कानूनी औजार से कैसे जो है आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही में राय साहब ने बड़ा उल्लेखनीय लक्ष्य हासिल किया जब सीमा आजाद और विश्वजीत राय जैसे लोगों को, जो किसी भी सूरत में नीचे से लेकर ऊपर तक लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हो आए और उनको जमानत नहीं मिली थी, उनको जमानत दिलवाने से लेकर के और अभी भी उस आंदोलन को, पूरे आंदोलन को यूपी में जोत जलाए रखी है। तो मैं ऐसे राय साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपने तजुर्बों से, अपने संघर्षों से और पूरी जो प्रक्रिया रही है संघर्ष की, उससे यहाँ बैठे लोगों को अवगत कराएं। कानपुर में पहली बार HRLN में इस गोष्ठी के बहाने हम सभी इकट्ठा हो रहे हैं और एक बहुत कामयाब मीटिंग इस मामले में है कि एडवोकेट्स और एक्टिविस्ट दोनों लोगों का यहाँ पर समागम है, संगम है। HRLN की बुनियाद कहाँ पड़ी, कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, इसके बारे में जानकारी आपको हो गई, क्योंकि कल कॉलिंग भी थे और भी साथी, अपने अनुभवी साथी यहाँ पे हैं। हमारे HRLN के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अमीर शुक्ला दिल्ली ऑफिस से और शाश्वती, इन लोगों ने भी आपके रखा होगा। लेकिन यहाँ बहुत जरूरी लोग भी हम देख रहे हैं जो कि HRLN जब से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, जैसे मंजर भाई हैं, रुद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं, शोएब भाई हैं, सुमन साहब हैं, जमाल भाई हैं और कुछ नाम मैं नहीं भी जानता हूँ, भूल हो सकता हूँ। ये सारे लोग तब से हम लोग एक साथ हैं जब से HRLN ने काम शुरू किया। उसके पहले भी हम लोग PUCL के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार के सवाल पर सत्ता से, शासन से, सामंती ताकतों से पंजा मिलाने की कोशिश करते थे, लड़ने की कोशिश करते थे। हमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें इस रूप में हम नहीं इतिहास में उसको दर्ज करते कि हम जीते कि हारे, लेकिन हमने गरीब, उत्पीड़ित, शोषित जन समुदाय का साथ नहीं छोड़ा। जो हमसे कमजोर है उससे कंधा से कंधा मिलाकर उसको ताकत देने की कोशिश की और यह भी महसूस कराया कि संविधान, संसद और अदालत के भीतर कानून की लड़ाई कामयाबी की मंजिल पर तभी पहुंचेगी जब कानून के बाहर, कचहरी के बाहर एक समाज को जिंदा रखा जाए, उसके अंदर आंदोलन, उसके अंदर लड़ने की ताकत और जज्बा पैदा रखा जाए। क्योंकि कानून तभी अपनी बात सुनती है जब उसको लगता है कि, जब न्यायपालिका को लगता है कि समाज हमसे यह मांग कर रहा है और जायज तरीके से मांग कर रहा है। कल इलाहाबाद में मैं था, इलाहाबाद में बहुत बड़ा सम्मेलन था जो 18-20 संगठनों के साझा प्रयास से हो रहा था और मुद्दा पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में काले कानूनों के खात्मे को लेकर, काले कानूनों को हथियार बनाकर आम जनता पर हो रहे दमन का प्रतिरोध करने के लिए और सीमा आजाद और विश्वविजय की रिहाई के सवाल पे था। सीमा आजाद और विश्वविजय के बारे में हर आदमी जो संवेदनशील है, जो पढ़ा लिखा है, जो हमदर्दी रखता है मानवाधिकार आंदोलनों से, उसको जानता समझता है। एक मानवाधिकार संगठन के लिए काम करने वाली एक ऐसी लड़की जो कहानियां भी लिखती है, जो कविताएं भी लिखती है, जो नाटक भी करती थी, जो पत्रिका की संपादन भी करती थी, जो जहां पुलिस की लाठीचार्ज है वहां पर जाके
जांच करके आती थी और हमारे आप जैसे वकीलों को वो जांच की रिपोर्ट देती थी कि अब उसको आप अदालत में ले जाइए। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगर सलवा जुलूम और गिरिनहन, उड़ीसा में अगर पास्को में मजदूरों के खिलाफ एक तरफा जुल्म की कार्रवाई हो रही है, तो उसके लिए भी उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद में एक मंच तैयार करने का प्रयास करती थी। लालगढ़ में नंदीग्राम में अगर प्रगतिशील सरकारों की पुलिस भी चिदम्बरम के हत्यारी सेना के साथ मिलकर आदिवासियों का नरसंहार करती है, तो सीमा उसके लिए भी इलाहाबाद में लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करती थी और उसको इस जुर्म में पिछले 2.5 साल से जेल में रखा गया, यह बता के कि उसके पास जो चीज बरामद हुआ उसके झोले से, उसमें वो पर्चे थे, वो पुस्तिकाएं थी, वो लिफलेट थे, वो बुकलेट थे, जो माओवादी साहित्य के रूप में जाने जाते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग विनायक सेन की लड़ाई लड़ चुके थे, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क उस लड़ाई में अगली कतार का योद्धा था। कॉलिन खुद रायपुर के जेल में गए, कॉलिन खुद उनके मुकदमे में जितना भी कानूनी सहायता में मदद हो सकती किए।